नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। सरकार ने राजस्थान के कोटा बूंदी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। ओडिशा में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की 6 लेन वाली राजधानी क्षेत्र रिंग रोड परियोजना को भी स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक में भारत चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। चीन ने उर्वरकों और दुर्लभ खनिज तत्वों की भारत की जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया। संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक पारित किया। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का कहर। मुंबई में जलभराव के कारण आवाजाही बाधित होने से जनजीवन अस्त व्यस्त। और पुरुष T20 एशिया कप तथा महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम। मंत्रिमंडल ने ओडिशा में राजधानी क्षेत्र नियंत्रित रिंग रोड के निर्माण की भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के लिए कोलकाता से चेन्नई का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH-16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है। ऑब्वियसली वहाँ पे काफी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। तो ये प्लानिंग की गई है। कटक से थोड़ा सा ऊपर टांगी से लेके भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में रामेश्वर पे आके ये जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और राजस्थान से संबंधित मंत्रिमंडल के फैसलों का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि भुवनेश्वर में रिंग रोड परियोजना से भीड़भाड़ कम होगी और जीवन सुगम होगा। श्री मोदी ने कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर बल दिया और सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का संदेश और निमंत्रण सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल कजान में राष्ट्रपति चिनफिंग के साथ अपनी मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर और सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली भी शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज दिल्ली में भारत तथा चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चर्चा में तनाव कम करने, परिसीमन और सीमा मामलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री वांग यी ने कल विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। इस दौरान विदेश मंत्री वांग यी ने आश्वासन दिया कि चीन भारत की उर्वरकों, दुर्लभ खनिजों और सुरंग खोदने वाली मशीनों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। एक रिपोर्ट। चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने यारलुंग सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाकों में चीन द्वारा किए जा रहे विशाल बांध निर्माण के संबंध में भारत की चिंताओं के बारे में अवगत कराया, जिसका निचले तटवर्ती राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में अत्यधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया गया। वहीं चीनी पक्ष ने ताइवान का मुद्दा भी उठाया। भारतीय पक्ष ने इस बात पर बल दिया कि इस मुद्दे पर उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उसने बताया कि विश्व के बाकी हिस्सों की तरह भारत का ताइवान के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध है और ये आगे भी जारी रहेगा। इस बीच भारतीय पक्ष ने कहा कि चीन भी इन्हीं क्षेत्रों में ताइवान के साथ सहयोग करता है। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 3 दिन की यात्रा पर आज मॉस्को पहुंचे। वे कल व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। डॉ जयशंकर मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे और द्विपक्षीय कार्यसूची की समीक्षा तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करेगा। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ये संशोधन भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि सरकार ने खनन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकारों को पहले माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को 68,000 करोड़ मिलता था। आज 6,85,142 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स को मिल रही है। आज इंडिया 5th लार्जेस्ट जियोलॉजिकल कोल रिसोर्सेस है। ये इसमें अभी भारत सरकार प्रोडक्शन बढ़ाया। इसके कारण इंडिया 2nd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड नाउ। आज 2nd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर दुनिया में। लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसका लक्ष्य भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन लाना है। विधेयक में असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान है, जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि आईआईएम गुवाहाटी के लिए 550 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान आवंटित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लोगों को 5 लाख से ज्यादा मकान आवंटित नहीं किए हैं। श्री चौहान ने लोकसभा में कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के लिए 2,15,000 मकानों की मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बजट आवंटन के बावजूद योजना के अंतर्गत 3,10,000 घरों का निर्माण भी नहीं हुआ है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर आज भी बाधित रही। लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा हुई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर कार्यवाही बाधित करने और सदन को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न करने देने का आरोप लगाया। शुभांशु शुक्ला जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है, वो देश का आदमी है। 140 करोड़ लोगों को उसने रिप्रेजेंट किया। पूरा विपक्ष जो है कंधे से कंधे मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट करेगा। लेकिन क्या कर रहे, पूरे पार्लियामेंट को इन्होंने बंधक बना लिया है। पूरी कांग्रेस ने सैटेलाइट का, स्पेस मिशन का, वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का, सबका कबाड़ा कर दिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के सभी नेता इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों सहित सभी राजनीतिक दलों से श्री राधाकृष्णन के सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान श्री मोदी ने श्री राधाकृष्णन का एनडीए सांसदों से परिचय कराया। इस बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होगा। भाजपा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में कथित हेराफेरी को लेकर निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाने की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाया गया आरोप आधारहीन है। निर्वाचन आयोग ने पिछले 6 महीनों में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने और उसमें सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।
आयोग ने कहा है कि इन सुधारों में सभी हितधारकों को शामिल करने, चुनाव प्रणाली को सुदृढ़ और स्वच्छ बनाने, प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने, मतदान की प्रक्रिया सुगम करने, मतदाता सूचियों की शुद्धता और क्षमता निर्माण के उपाय शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र में लगातार तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हाल में नांदेड़ जिले में बादल फटने की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मूसलाधार बारिश से लगभग 14 लाख एकड़ में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि मुंबई के कुछ हिस्सों में लगभग 300 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश कुछ 3 से 4 घंटों के भीतर दर्ज की गई। मुंबई नगर निगम के अनुसार 6 पंपिंग स्टेशन और 550 से अधिक पंप पिछले 4 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। लगातार बारिश के कारण मध्य रेलवे की लोकल और लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं आज बाधित रहीं। स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहे। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह से बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के गया में ओंटा सिमरिया परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना में गंगा नदी पर लगभग 2 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण शामिल है। ये पुल पटना जिला के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। देश के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत बिहार में पिछले 1 दशक में कुल 6 करोड़ 24 लाख प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के पटना अंचल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में 1 जुलाई से 90 दिन का वित्तीय समावेशन अभियान चलाया जा रहा है। हम बिहार प्रदेश में 6 करोड़ 24 लाख खाते इसमें खोल चुके हैं और हमारा और अधिकाधिक जोड़ने का प्रयास है। जैसे कि आप देखेंगे PMJDY अभी तक इन कैंपों में प्लस 1,70,900 प्रधानमंत्री जनधन खाते और खोले जा चुके हैं। हमारा प्रयास है कि जन जन तक बैंकिंग पहुंचे। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 370 अंक बढ़कर 81,644 पर बंद हुआ। निफ्टी 103 अंक की बढ़त के साथ 24,980 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और ऑस्ट्रेलिया के साथ 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा हो गई है। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। इनके साथ साथ प्रतिका रावल, हरलीन देवल, दीप्ति शर्मा, राधा यादव और श्री चरनी को भी टीम में स्थान दिया गया है। महिला विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर से होगी। वहीं एशिया कप 2025 के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान भी आज हो गया। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान शुभमन गिल होंगे। ये प्रतियोगिता 9 सितंबर से शुरू होगी। उधर ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने आज एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जबकि रश्मिका सहगल ने जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रश्मिका ने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने राजस्थान के कोटा बूंदी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की 6 लेन वाली राजधानी क्षेत्र रिंग रोड परियोजना को भी स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक में भारत चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। चीन ने उर्वरकों और दुर्लभ खनिज तत्वों की भारत की जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया। संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक पारित किया। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का कहर, मुंबई में जलभराव के कारण आवाजाही बाधित होने से जनजीवन अस्त व्यस्त। और पुरुष T20 एशिया कप और महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।